अगेन। सो अब से हम प्रॉपरली क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ऑन बोर्ड, आपको दिखाई दे रहा होगा आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस टॉपिक से मैं अपनी क्लासेस को शुरू करना चाहूँगी। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये एक यूनिट है यूजीसी नेट एग्ज़ाम कॉमर्स के सिलेबस में। तो उसका सबसे जो मेजर पार्ट रहता है सिलेबस का, उसमें है आरबीआई। देखिए, आरबीआई में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसका प्रिएम्बल है, इसके फंक्शंस हैं, और भी मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ आरबीआई करता है, आरबीआई की हिस्ट्री, आरबीआई करंटली क्या कर रहा है। तो आरबीआई से काफ़ी क्वेश्चंस हैं, बनते हैं। और वैसे भी हर किसी बैंकिंग के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आरबीआई एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ये सिर्फ यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए है, बट ये हर किसी के लिए हेल्पफुल है जो आरबीआई को जानना चाहता है। तो ये वीडियो उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आई होप सो। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो देखिए, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भारत का सेंट्रल बैंक उसे कहा जाता है। देखिए, सेंट्रल बैंक हर कंट्री का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। ठीक है, जैसे कि फेडरल बैंक है, या न्यूयॉर्क बैंक है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो हर एक कंट्री का अपना एक केंद्रीय या सेंट्रल बैंक होता है। तो हमारी कंट्री इंडिया, इसका भी अपना एक सेंट्रल बैंक है, जिसे हम कहते हैं आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई की शुरुआत कैसे होती है, ये एक काफ़ी लंबी हिस्ट्री है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो जो आरबीआई है उसकी स्थापना हमारी अप्रैल 1934 में हो जाती है। बट क्योंकि उसकी पीछे हिस्ट्री क्या रही है, क्या आरबीआई से पहले कोई रिज़र्व बैंक इंडिया में था या नहीं था, सबसे पहला सवाल तो किसी भी व्यक्ति के जहन में उठना चाहिए। और इसका आंसर ये है कि देखिए, जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश राज हुआ करता था, हम सबको पता है ब्रिटेन ने 200 साल इंडिया पे राज किया। तो उसी ब्रिटिश राज के दौरान उन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी। जो ह्यूमैनिटीज़ के, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे। तो 3 प्रेसिडेंसी है अंग्रेज़ों ने हमारे देश में स्थापित की थी। वन इज़ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। तो इन्हीं प्रेसिडेंसीज के अपने बैंक भी थे। तो बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, और बैंक ऑफ मद्रास था। तो बैंक ऑफ बंगाल को 1809 में उसका नाम बदल दिया गया था। पहले उसे बैंक ऑफ कैलकटा कहते थे, बैंक ऑफ कलकत्ता। फिर उसका नाम है बदल के बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया 1809 के दौरान। तो 1921 में फैसला लिया जाता है कि जो बैंक ऑफ बंगाल है, बैंक ऑफ बॉम्बे है और बैंक ऑफ मद्रास है, इन तीनों को मर्ज करके एक बैंक बनाया जाए जिसका नाम होगा आईबीआई, इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया है, अब आपका सवाल ये होगा, क्या ये एक सरकारी बैंक था, क्या ये सेंट्रल बैंक था, क्या था ये? तो ये जो हमारा इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया था, ये क्वासी सेंट्रल बैंक था। देखिए, किसी भी शब्द के आगे क्वासी जुड़ जाता है, तो क्वासी का मतलब होता है के जैसा। तो ये एक सेंट्रल बैंक के जैसा था, पर सेंट्रल बैंक नहीं था। तो 1921 में इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। उसके बाद 1926 के दौरान 1926 के दौरान हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना की जाती है। इसका जो पूरा नाम था वो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस था। इसे बेसिकली हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो इस कमीशन ने ये सलाह दी थी कि इंडिया का अपना एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो नींव है जो आरबीआई की, वो हिल्टन यंग कमीशन ने रखी थी। फिर उसके बाद
26 के कमीशन के आने के बाद से फिर आरबीआई की जो जाके स्थापना है वो 1934 के दौरान होती है। 1934 में ये फाइनली डिसीज़न लिया जाता है कि आरबीआई की स्थापना हो जानी चाहिए। तो 1931 के दौरान जो हमारा है इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी है बिठाई जाती है, जो इशू को उठाती है कि आरबीआई की स्थापना कर तो देंगे बट उसके लिए हमें एक लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। तो आप जानते हैं कोई भी लॉ पास होता है तो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, मतलब किसके अंडर जाएगा वो, तो वो फैसला लेना होता है। अब जैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस होने में इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एक एक्ट पास करना पड़ा सरकार को। वैसे ही तो 1931 के दौरान इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी ने सलाह दी कि हमें आरबीआई को स्थापित करने के लिए एक प्रॉपर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। फिर जाके 1934 के दौरान आरबीआई एक्ट है वो पास होता है। फिर हमारा अप्रैल से 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई है एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है अंडर आरबीआई एक्ट 1934। बट सवाल ये उठता है कि जिस टाइम पे आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, क्या वो एक सरकारी बैंक था? नहीं, वो एक प्राइवेट बैंक था। क्योंकि आप देखिए 1947 में जाके हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उससे पहले जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तो उस टाइम पे वो एक प्राइवेट बैंक की तरह काम कर रहा था। फिर जाके जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो नेशनलाइजेशन की लहर शुरू हो जाती है, हमारे इकोनॉमी में एक राष्ट्रीयकरण होना शुरू हो जाता है। ये फील होता है कि आरबीआई एज अ प्राइवेट बैंक नेशन का इतना फ़ायदा नहीं कर पा रहा था या उसके पास इतनी पावर नहीं थी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो फिर आरबीआई को 1949 में क्या है नेशनलाइज कर दिया जाता है। और नेशनलाइज भी किसी एक्ट के अंडर कर सकते हो आप, जैसे कि एलआईसी को नेशनलाइज किया गया है या करने की सोच रहे हैं, तो फिर वो एलआईसी एक्ट 1956 के दौरान नेशनलाइज नहीं होगी। उसके लिए हमें एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एक्ट के तहत उसको नेशनलाइज किया जा सकता है। तो वैसे ही आरबीआई को भी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एक्ट 1948 पास करके 1949 से नेशनलाइज कर दिया गया। और अगर अब आपसे कोई पूछता है तो क्या आरबीआई 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, तो येस ऑब्वियसली इट इज़ 100% गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी। अब कुछ सवाल ये भी उठते हैं कि क्या आरबीआई सिर्फ भारत का सेंट्रल बैंक एक्ट किया है या उसने किसी और कंट्री के भी सेंट्रल बैंक के तौर पे भूमिका निभाई है। तो अगर देखा जाए 1937 के दौरान म्यांमार, जो बर्मा जिसे हम कहते थे आज उसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, तो 1937 में जब म्यांमार बर्मा हमारे देश से अलग होता है तो एकदम से वो अपना एक बैंक स्थापित नहीं कर सकता। कोई भी देश जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, जब ये भारत से अलग हुए तो एकदम से ये लोग इस्टेब्लिश नहीं थे, धीरे धीरे टाइम लगता है इकोनॉमी को सेटल होने में। तो उस टाइम पे आरबीआई ने 1947 से लेके 1937 से 1947 तक के टाइम तक जो बर्मा है, म्यांमार है, उसके सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई। पर जो बीच में जो कार्यकाल था 1942 से 45 तक का, उस टाइम पे जो म्यांमार है उस पे जो जापानीज़ ऑक्यूपेशन था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे फिर आरबीआई उसका सेंट्रल बैंक एक्ट नहीं कर पाया। अदरवाइज 37 से 47 का जो 10 साल का टाइम पीरियड था, इसमें अगर ये 42 से 45 के टाइम पीरियड को निकाल दिया जाए 3 सालों को, 7 साल तक आरबीआई ने म्यांमार के सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई। वैसे ही 1948 तक, जब हमारे देश से अलग होने के बाद पाकिस्तान, 1947 से 1948 तक आरबीआई ने
पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई है जब तक क्या है पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्थापित नहीं हुआ। तो जो हमारे पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये हिस्ट्री है आरबीआई की, काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है अगर हम इसको, क्योंकि हिस्ट्री किसी को पसंद नहीं आती, बट हिस्ट्री इज़ वेरी इसेंशियल टू मेक बेस ऑफ एनीथिंग। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि आरबीआई कैसे बना। उसके बाद अगर हम देखें तो जो फाउंडेड है आरबीआई वो 1 अप्रैल 1935 में स्थापित हुआ। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारा आरबीआई जब फॉर्म हुआ 1935 के दौरान, तो उसका जो हेड ऑफिस था वो कलकत्ता में हुआ करता था। आज हम उसे कैलकटा के नाम से जानते हैं। तो उसका नाम पुराना कलकत्ता था। तो 1935 के दौरान वो कलकत्ता उसका हेड ऑफिस था। पर फिर 1937 में 1937 में आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है उसे कलकत्ता से मुंबई की ओर शिफ्ट कर दिया गया। तो जो करेंसी है आरबीआई की वो है इंडियन रुपी। रिज़र्व है जो प्रेजेंटली, ये बिल्कुल करंट डेटा है जो मैंने आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। तो यूएस डॉलर्स में अगर हम देखें तो 532.30 बिलियन रिज़र्व इस टाइम पे आरबीआई के पास है। आरबीआई की जो ओनरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ये एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का, और इसके जो गवर्नर है वो इस टाइम पे शक्तिकांता दास हैं। तो ये कुछ हिस्ट्री थी आरबीआई की। तो बेसिकली मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी, कभी भी आप पढ़ाई करते हो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, क्योंकि वीडियोस पे उतना करंट डेटा नहीं होता, या आपका उतना मतलब आपको पता नहीं चल पाता एक्चुअल में आपको स्टडी क्या करना है। तो जब भी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप प्रिपेयर करते हो तो आपको हमेशा ये चाहिए कि आप हर एक चीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे देखिए कि क्या क्या करंट हैपनिंग्स हो रही हैं, क्या क्या न्यू चेंजेस हैं, और एक आपको एक रिलायबल इंफॉर्मेशन है वहाँ से मिल पाएगी। तो मेक नोट्स आउट ऑफ दैट और कलेक्शन कीजिए और खुद के नोट्स आप बनाइए। तो चलिए चलते हैं आगे। इसका प्रीएम्बल आपको स्टडी करना चाहिए। देखिए जैसे कि हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसका भी अपना एक प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल में बेसिकली उसका मेन ऑब्जेक्टिव या मोटो छिपा होता है। तो आरबीआई का जो प्रीएम्बल है वो क्या कहता है, वो उसके फंक्शंस की बात करता है कहीं ना कहीं। अगर हम कहें ना आरबीआई क्या क्या काम कर सकता है, तो वो उसके प्रीएम्बल में ऑलरेडी लिखा हुआ है अंडर आरबीआई एक्ट 1934। तो क्या कहता है इसका प्रीएम्बल? टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स and keeping reserves with a view to securing monetary stability in India, and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage, to have a modern monetary policy framework to meet the challenge of an increasingly complex economy, to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth। तो यहाँ से आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है, एक तो जो बैंक नोट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको आरबीआई रेगुलेट करेगा। दूसरा रिजर्व्स हैं, हमारे देश में मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए रिजर्व्स रखना हमारी करेंसी के, वो काम भी आरबीआई करता है। आरबीआई है हमारे देश का करेंसी और क्रेडिट सिस्टम ऑपरेट करता है देश के फ़ायदे के लिए। और इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो भी आरबीआई बनाता है। तो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए क्या मॉनेटरी पॉलिसी अब आरबीआई बनाता है, देखिए आरबीआई उसका फ्रेमवर्क तैयार करता है, उस बात में कोई दो राय नहीं है, बट अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बनाता। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 2016 से वो बनाती है। बाय मंथली रिलीज़ होती है मॉनेटरी पॉलिसी, हर 2 महीने में मतलब साल में 6 पॉलिसीज़ आती हैं। तो उसे भी आपको स्टडी करना चाहिए, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये भी आपका पार्ट ऑफ सिलेबस है। तो आरबीआई के मैं कुछ 6-7 क्लासेस लूँगी जिसमें आपको ये पूरा मैं क्लियर करूँगी। तो ये है प्रीएम्बल। इसका फंक्शंस की मैं अलग से भी आपके
क्लास लूँगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ऐसे आजकल पूछे जा रहे हैं कि जो काम अब मॉनेटरी पॉलिसी करती है, बट अगर किसी को करंट नॉलेज नहीं है तो हम वहाँ पे टिक कराते हैं कि ये काम भी आरबीआई करता है। तो वो उसमें काफ़ी उलझाते हैं क्वेश्चंस में कि आरबीआई प्रेजेंटली क्या क्या काम कर रहा है। और दूसरी बात, आरबीआई नोट छापता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट सिक्के छापने का काम आरबीआई कभी नहीं करता, वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। तो ये भी एक चीज़ है, आप नोट डाउन कर लीजिए। कभी भी आप कोई भी क्लास अटेंड करते हो, सिट विद पेन एंड पेपर, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट एवरीथिंग ऑन अ स्लाइड और पीपीटी। सो सिट विद द पेन एंड पेपर एंड मेक अ रफ चार्ट और एक डायग्राम ऑफ एवरीथिंग दैट एट अ ग्लेंस यू कैन लर्न आउट थिंग्स। ओके, सो अब मैं बात करती हूँ आरबीआई के बोर्ड की, क्योंकि देखिए आरबीआई एक बॉडी है, तो उसके जो फंक्शंस काम करने का जो काम है, जो उसके फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो बोर्ड करता है। बोर्ड में मेंबर हैं 15, जिसमें से 5 हैं फुल टाइम, और जो 10 हैं वो हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जो फुल टाइम मेंबर्स नहीं हैं। तो जो हमारे फुल टाइम मेंबर्स हैं, उसमें टोटल है 5 मेंबर्स। उन 5 में से एक तो है आरबीआई का गवर्नर, जो 3 साल के लिए अपॉइंट होता है। और प्रेजेंटली जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांता दास। वैसे तो उनका अपॉइंटमेंट है 2018 में हुआ था, तो कायदे से उनका कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। बट क्योंकि हमारी इकोनॉमी पेंडेमिक से जूझ रही थी, तो ये डिसाइड किया गया कि उनका टेन्योर है थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। तो अभी वो मतलब अभी भी वो गवर्नर हैं हमारे आरबीआई के। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखो कब होती है, तो ही इज़ द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो सबसे पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, ये भी सवाल उठता है। वो है ओसबोर्न स्मिथ, जिन्होंने नींव रखी थी 1935 के दौरान आरबीआई की। पर अगर आपसे पूछा जाए जब हमारा देश आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद से पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो वो थे हमारे सीडी देशमुख। इन चीज़ों को आप लिख लीजिए। और शक्तिकांता दास से पहले जो 24वें गवर्नर थे हमारे इंडिया के, वो थे डॉक्टर उर्जित पटेल। तो ये भी आप चीज़ें नोट डाउन करते जाइए साथ के साथ। अब मैं इसके बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस, ये एक स्लाइड है, ये आप चेकआउट कर लीजिए एक बार अगर आपको डीप स्टडी करनी है। आरबीआई की कितनी सब्सिडरीज़ हैं, इस पे भी मैं आप एक क्लास छोटी सी वीडियो होल्ड करूँगी। सो डोंट वरी, आई विल नॉट लिव एनी ऑफ द टॉपिक्स। सो सेंट्रल बोर्ड की मैं अगर आपको बात करूँ, तो मैंने जैसे कि बताया कुछ ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल हैं। ऑफिशियल में 5 हैं जिन्हें हम फुल टाइम भी कह देते हैं, जिसमें एक गवर्नर है और बाकी 4 है वो डेप्यूटी गवर्नर हैं। और डेप्यूटी गवर्नर की जो क्वांटिटी है या नंबर ऑफ है वो 4 है। तो टोटल ये होते हैं 5 ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल हैं वो है टोटल 10। 10 में से जो हमारी अपॉइंटमेंट है, 2 है फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय करता है, और 4 डायरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं लोकल बोर्ड से। और जो बचे हुए डायरेक्टर्स हैं 10 में से नॉन ऑफिशियल, वो उनकी अपॉइंटमेंट है वो करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए हम लिस्ट देखते हैं, तो जो हमारा आरबीआई एक्ट है 1934, उसके सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 क्लोज ए के अंडर जो है गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है। उसके अलावा जो वित्त मंत्रालय से जो 2 हमारे नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, वो 8(1) सबसेक्शन बी के अंडर अपॉइंट होंगे। और जो हमारे लोकल बोर्ड से जो मेंबर्स आते हैं या फिर जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो वो 8(1) और 8(1) के तहत अपॉइंट किए जाते हैं। तो अगर आप इनको डीपली स्टडी करना चाहते हैं चीज़ों को, तो यू मस्ट विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरबीआई। उसके अलावा जो लोकल बोर्ड से मैं आपको कह रही थी कि 4 लोग अपॉइंट होते हैं, तो उनका स्लाइड में देखिए आप देख सकते हो। लोकल बोर्ड से जो अपॉइंट होंगे वो 4 साल तक रहेंगे। उनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, और वो होल्ड 5 भी हो सकते हैं।
मतलब हर लोकल बोर्ड में 5-5 मेंबर होंगे और जिनमें से 3 हैं वो होल टाइम होंगे और उनमें से फिर एक-एक को चारों लोकल बोर्ड से चुना जाता है। और ये लोकल बोर्ड है, एक वेस्टर्न एरिया में लोकेटेड है, एक ईस्टर्न में है, एक नॉर्दर्न में है, एक साउदर्न में है, मतलब चारों दिशाओं में लोकेटेड है। तो कुल मिला के आरबीआई के 27 रीजनल ऑफिसेज हैं, 4 सब ऑफिसेज हैं। आरबीआई है जो शुरू उसने किया था, वो 5 करोड़ के रिज़र्व के साथ आरबीआई ने स्टार्ट किया था। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप दिस वीडियो विल बी सो मच इंफॉर्मेशनल फॉर यू और इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी आरबीआई के लिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं फंक्शंस और भी इसकी सब्सिडरीज़ हैं या जो भी आरबीआई के टॉपिक्स रह गई है वो मैं कवर अप करूँगी और इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। ये हिस्ट्री थी बट या दिस इज़ टू मच इन्फॉर्मेशनल, ये बहुत ज़रूरी है बेस बनाने के लिए। So thank you so much guys. Do like and subscribe the channel and also do the comments. अब आप कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो, कोई कमी लगी हो या फिर कुछ भी डाउट अगर आपको है किसी भी चीज़ से रिलेटेड या फिर आरबीआई से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच गाइस।